का रुख करते हैं। लोयोला कॉलेज बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहां पर हिंदू विरोधी पेंटिंग्स लगाने के बाद विवाद हो गया है। बीजेपी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करा दी है, जबकि कॉलेज प्रबंधन ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि उन्हें तो इस पेंटिंग प्रदर्शनी की जानकारी ही नहीं थी। चेन्नई की लोयोला कॉलेज में लगी पेंटिंग प्रदर्शनी पर विवाद, हिंदू विरोधी पेंटिंग लगाने का आरोप। चेन्नई में बीजेपी महासचिव एच राजा ने दर्ज कराई शिकायत, कहा प्रदर्शनी में लगाई गई पेंटिंग्स हिंदुओं का अपमान करती है। आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोक कलाकारों की इन पेंटिंग्स ने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस का अपमान किया। विवाद के बाद लोयोला कॉलेज ने खेद जताया, जिनकी भावनाएं आहत हुई उनसे माफी मांगते हैं। लोयोला कॉलेज ने कहा कि ऐसी किसी भी बात का समर्थन नहीं जो समाज में अशांति फैलाए। 19 और 20 जनवरी को कॉलेज में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया गया था। बीजेपी का आरोप है कि प्रदर्शनी में हिंदू विरोधी पेंटिंग्स लगाई गईं। प्रदर्शनी में कई ऐसी पेंटिंग्स लगाई गई हैं जो सीधे तौर पर हिंदुओं का अपमान करती हैं। कॉलेज प्रशासन ने पूरे विवाद पर अफसोस जताते हुए कहा कि उन्हें इस पेंटिंग प्रदर्शनी की जानकारी नहीं थी। लोयोला कॉलेज ने इस मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर माफी मांगी है। All pictures placed on the exhibition is against the sovereignty of the India. This type of activities, if we go further, we are asking our central government, our HR minister, to cancel the authorization and university grants commission given to the college. जम्मू कश्मीर के बड़गांव में 3 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ अभी जारी है। आतंकियों को बचाने के लिए आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की, वहीं पर पत्थरबाजी की जहां एनकाउंटर चल रहा है और साथ ही बर्फबारी भी हुई। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में बर्फबारी के बीच एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। बड़गांव के चरार शरीफ इलाके में एनकाउंटर, अन्य आतंकियों की तलाश। आज सुबह जिन पांचाल में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। 53 राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी और सीआरपीएफ ने आतंकियों के खिलाफ साझा ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों की घेरबंदी बढ़ते ही आतंकियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। आतंकियों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। बर्फबारी के दौरान भी आज सुबह से सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों के खिलाफ अभियान में जुटे हुए हैं। सुबह बड़गांव में आतंकी छिपे होने की खबर मिलते ही जवानों ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ देर बाद यह इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। आतंकियों की गोलीबारी के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। अभी यहाँ 1 से 2 आतंकी और छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। सर्चिंग जारी है, कहीं और छुपे हैं, उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती आरोप लगा रही हैं कि घाटी में गुर्जर और बकरवाल जैसे अल्पसंख्यक समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का आरोप, घाटी में अल्पसंख्यक हितों की अनदेखी हो रही है। श्रीनगर में बोली महबूबा, गुर्जर बकरवाल समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। महबूबा ने कल कहा, जम्मू क्षेत्र में रह रहे मुसलमानों को 1947 जैसे हालात की धमकी दी जा रही है, जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे। 26 जनवरी वाले सर्कुलर पर भी विवाद है। पीडीपी समेत कई दलों ने राज्यपाल के आदेश को तानाशाही बताया। राज्यपाल के सर्कुलर में राज्य के सभी अफसरों और कर्मचारियों को 26 जनवरी के कार्यक्रम में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। बीजेपी का पलटवार, राम माधव बोले, घाटी के कुछ नेता सत्ता से बाहर होने के बाद अलग रंग दिखाते हैं। जो जम्मू के मुसलमान हैं उनको ओपनली थ्रेटन किया जाता है कि भाई 1947 जैसे हालात हम पैदा करेंगे। आपको याद है 1947 में जम्मू के मुसलमान जो बहुत रेजिलिएंट है, जिन्होंने बहुत कुछ सहा, मगर इस वक्त कुछ ऐसे उनसर हैं, ऐसे फैनेटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो जम्मू के मुसलमान हैं, जो जम्मू के गुजर है, बकरवाल है, तो उनको बताया जाता है ये बाहर से आ रहे हैं, ये यहाँ बस रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता के लिए महबूबा मुफ्ती मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं। दूसरी तरफ 26 जनवरी वाले सर्कुलर पर भी कई राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। Politicians who have always betrayed different colors at different times. When in power, they speak something. When out of power, they pander to separatist sentiments. Such leaders exist in the valley-based parties. There is an open secret whole country knows about it. महबूबा जी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं जम्मू कश्मीर में, जिससे जमात इस्लामी पैदा नहीं कर सकी, आरएसएस पैदा नहीं कर सकी।
वो है एक कम्युनल डिवीजन, क्योंकि पावर खो चुकी हैं। अब ये सोचती हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी है और जम्मू में आके गुज्जर बकरवाल हमारे हिंदू समाज का एक हिस्सेदार है। There are problems and those administrators will take note the reality on the ground and accordingly they will act. हमारी अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस के एक मंत्री ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ विवादित बयान दिया है। संसदीय कार्य और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि आरएसएस बम बनाने की ट्रेनिंग देती है, वहीं बीजेपी उत्पात करवाती है। मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान पर विवाद, बोले आरएसएस बम और ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग देता है। संसदीय कार्य और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने भोपाल में कहा, बीजेपी के लोग उत्पात करवाते हैं। गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश में हिंसक वारदातों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। बड़वानी में बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की हत्या को लेकर भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगर हालात नहीं बदले तो जल्द ही आंदोलन शुरू किया जाएगा। रविवार को मध्य प्रदेश के बड़वानी में बीजेपी कार्यकर्ता मनोज ठाकरे की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि राज्य में हालात बिगड़ रहे हैं। हत्याओं का क्रम शुरू हुआ है, लूट का सिलसिला चल निकला है। इंदौर, मंदसौर, बड़वानी, गुना जिले में रेत खनन को लेकर हत्या, उसके बाद बड़वानी जिले में ही भारतीय जनता पार्टी के एक और पदाधिकारी को लूट लिया। अब यह दर्शाता है कि कानून और व्यवस्था लगातार ध्वस्त होती जा रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राज्य के हालात बिगाड़ने के लिए बीजेपी और आरएसएस ही जिम्मेदार है, जिसके लोग बम और ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो हथियार बनाने की, एटम बम बनाने की, बम बनाने की, हथगोला बनाने की और विस्फोट बनाने की ट्रेनिंग देता रहा है। तो अभी तक सरकार में 15 साल से थे ये मामले दबे नहीं। अपराधियों को पाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कर्तव्यताओं में। अब वही लोग उत्पात करा रहे हैं, तो अपराध ये बढ़े नहीं। अभी एक दो घटनाएं अगर होती हैं, सवाल अगर कोई अपराधी है तो अपराध तो करता है, सवाल इसका सरकार क्या करती है। लोकसभा चुनावों से पहले जाट आरक्षण का जिन्न एक बार फिर से निकलने वाला है। जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाट नेता फिर से लामबंद होने लगे हैं। उन्होंने जाट बहुल सीटों पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान भी कर दिया है। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी। हरियाणा के जिंद उपचुनाव में सरकार के खिलाफ प्रचार का ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले जाट बहुल सीटों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण बचाओ महाआंदोलन जाटों को सरकार के खिलाफ एकजुट करेगा। एआईजेबीएम का आरोप है कि सरकार ने आरक्षण देने के नाम पर उन्हें ठगा है। जाटों के आंदोलन की वजह से राजस्थान, यूपी, हरियाणा में हंगामा हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले जाटों ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाट नेताओं ने जाट आरक्षण के मुद्दे को फिर से गरमाने की कोशिश की। अखिल भारतीय जाट आरक्षण महाआंदोलन ने ऐलान किया है कि वो बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार करेगी। महाआंदोलन का कहना है कि जाट आरक्षण के नाम पर उनको सरकार ने ठगने का काम किया है। ये आंदोलन की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। प्रेस के भाइयों के माध्यम से इस सरकार को चेताएंगे कि अगर सरकार ने हमारे हक और हकूक की बात को नहीं समझा तो हम इन्हें वोट नहीं देंगे और इस सरकार को जाना होगा, या तो हमें आरक्षण हमारा लागू कर दो, वरना हम आपको अपनी वोट की ताकत से परास्त करने का काम करेंगे। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की बात करते हैं। भारत में प्रत्यर्पण की उम्मीदों को झटका लग गया है। चोकसी ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है और एंटीगा की नागरिकता ले ली है। चोकसी भारत में 13,500 करोड़ रुपयों के पीएनबी घोटाले का आरोपी है। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। प्रत्यर्पण की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा। चोकसी ने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर किया, खुद को एंटीगुआ का नागरिक बताया। मेहुल चोकसी ने आज सुबह एंटीगुआ हाई कमीशन में अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करवा दिया। चोकसी 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी है।
इस मामले का मुख्य आरोपी उसका रिश्तेदार नीरव मोदी है। चोकसी के खिलाफ एंटीगुआ की कोर्ट में कल ही सुनवाई है। अब उसका प्रत्यर्पण और भी मुश्किल हो सकता है। पीएनबी घोटाले का खुलासा होने के बाद चोकसी एंटीगुआ भाग गया था। उसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी हो चुका है। पीएम ऑफिस ने विदेश मंत्रालय और जांच एजेंसियों से इस मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि चोकसी भारतीय नागरिकता छोड़कर प्रत्यर्पण की कार्रवाई से बचना चाहता है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां पीएनबी स्कैम की जांच में जुटी हैं। ईडी ने अब तक मेहुल चोकसी, नीरव मोदी की 4,765 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया है। उनको किसी न किसी तरीके से, ठीक है, समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लीगल प्रोसेस भी होते हैं जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो निश्चित रूप से वो भारत आएंगे, कोई बचेगा नहीं। कर्नाटक में एक रिजॉर्ट में रोक कर रखे गए कांग्रेस विधायक आज अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो गए। उससे पहले आज कांग्रेस विधायकों की बैठक को कांग्रेस नेतृत्व को टालना पड़ा। कांग्रेस ने अपने नाराज विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। कर्नाटक में आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक टली। बेंगलुरु के ईगल्टन रिसोर्ट में ठहरे हुए थे कांग्रेस के विधायक। कल कांग्रेस के 2 विधायकों जेएन गणेश और आनंद सिंह के बीच मारपीट हुई, जिसमें आनंद सिंह घायल हुए हैं। आनंद सिंह को बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। विधायकों को टूट से बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को ईगल्टन रिसोर्ट में रोक रखा था। कांग्रेस ने अपने 4 नाराज विधायकों को नोटिस जारी किया है। आज बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की होने वाली बैठक टल गई। कांग्रेस ने आखिरी समय में इस बैठक को टाल दिया। बैठक के टलने के बाद ईगल्टन रिसोर्ट से कांग्रेस ने अपने विधायकों को जाने का आदेश जारी कर दिया। रिसोर्ट में नहीं पहुंचने वाले 2 विधायकों रमेश जारकेहोली और महेश कुमार हल्ली को कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कल आपसी मारपीट में घायल हो गए विधायक आनंद सिंह अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनके बेटे ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्होंने घटना की कोई जानकारी नहीं दी है। हमने ये गठबंधन का हाथ उठा करके और एकजुटता का एक नज़ारा जो है सबसे पहले कर्नाटक में लोगों ने देखा था। अब इस गठबंधन की में सिर्फ टॉवल हो रही है, तो इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस आज से शुरू हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा देशों में रहने वाले 5,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंचेंगे। यूपी के वाराणसी में आज से प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हो गई। इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा देशों से पहुंचे हैं प्रवासी भारतीय। आज से शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस 3 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से आए करीब 5,000 प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका थीम पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, प्रवासी भारतीयों के अनुभवों से देश के विकास में सहयोग मिलेगा। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस इस बार खास है। इस बार यह आयोजन कुंभ के साथ ही हो रहा है। 21 से 23 जनवरी तक इस आयोजन में हिस्सा लेने के बाद 150 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि 24 जनवरी को कुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज जाएंगे। आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत अन्य देश विदेश के बड़े नेताओं की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगी जी, ये 3 दिवसीय नहीं, ये तो 6 दिवसीय हो गया, क्योंकि 21 से 23 तक तो पीबीडी चलेगा। 21 को यूथ पीबीडी, 2 दिन मेन पीबीडी, एक दिन प्रधानमंत्री जी रहेंगे, अगले दिन राष्ट्रपति जी रहेंगे। लेकिन 24 को हम सब आपके आमंत्रण पर प्रयागराज पहुंच जाएंगे। फिर 25 को दिल्ली दर्शन होगा और 26 को गणतंत्र दिवस परेड का दर्शन होगा। तो 21 से 26 तक दिस पीबीडी फ्रॉम 21st to 26th। केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद इसे 2 दिवसीय किया गया और इस वर्ष का प्रवासी भारतीय दिवस 3 दिवसीय है, जिसमें दुनिया के अंदर रह रहे अप्रवासी युवा भारतीयों को भी हम इस आयोजन के साथ जोड़ सकें। और आज ये युवा प्रवासी भारतीय दिवस
का उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है।